नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल न्यूज बीट में। साथियों, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले ही दिनों हरियाणा में और अभी तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। इसमें अगर हम हरियाणा की स्थिति पे बात करें तो 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही है, जबकि 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो बीजेपी का मत प्रतिशत है वो पिछले चुनाव के मुकाबले 12% गया है, जबकि कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है वो पिछले चुनाव के मुकाबले 20% बढ़ा है। और अगर इसी को विधानसभा क्षेत्रों में आकलन किया जाए तो 46 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, जबकि 44 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। लेकिन साथियों, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से थोड़े हटके होते हैं। इसमें क्षेत्रीय दल व क्षेत्रीय मुद्दों का भी अपना अलग प्रभाव रहता है, और एक जो भी पार्टी होती है उसका एक सीएम चेहरा जो होता है, उसके पीछे का मास, उसके पीछे के वोटर्स का काफी अहम योगदान होता है। जैसे अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाता है। और बीजेपी का जैसे पहले ही साफ हो चुका है कि पंचकुला में जैसे अमित शाह जी ने ऐलान किया कि अगर भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। इसी प्रकार बसपा और आईएनएलडी का भी गठबंधन हो चुका है। इसमें तय हुआ है कि 53 सीटों पर आईएनएलडी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि 37 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। और एक और क्षेत्रीय दल जेजेपी, जिसमें चौधरी दुष्यंत चौटाला जो पिछले 4.5 साल से बीजेपी के साथ सहयोगी बनकर प्रदेश में सरकार चला रहे थे और उप मुख्यमंत्री बने हुए थे, वो उनके अलग क्षेत्रीय पार्टी अपने सभी 90 उम्मीदवार उतारेगी। तो साथियों, इसी में हम चर्चा करेंगे कि जो टिकट वितरण प्रणाली है वो सभी क्षेत्रीय दल या फिर राष्ट्रीय दल उन सभी का एक मेन हिस्सा होती है अपनी चुनावी बिसात बिछाने के लिए। इस टिकट वितरण प्रणाली में जैसे कांग्रेस ने ऐलान किया कि ओपन खिड़की के माध्यम से टिकट देगी, जो बंदा या जो उम्मीदवार ग्राउंड पे दिखेगा वही टिकट का दावेदार होगा। सभी पार्टियों का इसके लिए अलग अलग फार्मूला है। पार्टियां इसके द्वारा जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी करती हैं और संभवतः वो साफ छवि के नेता को टिकट देने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये भी एक गौरतलब है कि राजनीति में आए व्यक्तियों का साफ छवि मिलना काफी मुश्किल रहता है। और हरियाणा एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो पिछले दिनों जैसे किसान आंदोलन हुआ, वो भी एक बड़ा इफेक्ट इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। एक और लोकल मुद्दा जो यहाँ से जुड़ा है, खिलाड़ियों के साथ पिछले दिनों महिला खिलाड़ियों के साथ जो बदसलूकी हुई, क्योंकि हरियाणा में किसान, जवान और खिलाड़ी इन तीनों का ही दबदबा रहता है। खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी के मामले में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की काफी किरकिरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे के जो वोटर्स हैं वो सभी अपना वोट देने का काम करेंगे। सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए अपने अलग अलग चुनावी बातें कर रही हैं। अलग अलग तरह से नेताओं को लुभाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, लोकल लीडर्स को अपने पार्टी से, अपने विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे अगर पिछले दिनों का घटनाक्रम देखा जाए तो कांग्रेस की एक कद्दावर नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इससे भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अभी तो पूरे प्रदेश में वोट प्रतिशत में बीजेपी को इजाफा मिलेगा। उन्होंने पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटने की वजह से उनकी जगह रावदान सिंह को टिकट दिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी की उपेक्षा महसूस करते हुए ये फैसला लिया। अब देखा जाए तो बीजेपी के पास लाल घरानों में से तीनों ही शामिल हैं, जैसे बंसीलाल परिवार, बचनलाल परिवार और देवीलाल परिवार। हरियाणा की पूर्व राजनीति इन्हीं 3 घरानों के आर बार घूमती हुई नजर आ रही है। अब आगे के देखने की बात यह है कि किसको कहां से टिकट मिलता है, कैसे कौन सी पार्टी अपने जातिगत समीकरण साधती है और कैसे कैसे मुद्दों पर वो ध्यान आकर्षित करती है। अब भाजपा का एक नारा था कि बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दी जाएगी। इसमें से कुछ युवा तो इस बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि उनको बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिली है, जबकि कुछ युवा और उनके अभिभावक जन इस बात से सरोकार नहीं रखते, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं। इसके कई कारण भी, जैसे कि बार बार पेपर लीक होना, भर्तियों का बोर्ड में अटक जाना और फिर बार बार रिजल्ट रिवाइज करना। ये एक प्रणाली है जो इन पर क्वेश्चन मार्क लगाती है कि कहीं ना कहीं कोई घपलेबाजी चल रही है या कुछ है जिसके कारण पूर्ण पारदर्शिता पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
सरकार को 10 साल हुए तो एक सरकार विरोधी लहर भी बनी हुई जिसको विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सरकार है जो अपनी जन कल्याण योजनाएं, अपने अच्छे कैंपेन, अपने विकास कार्य गिनाते हुए जनता के बीच जारी है और आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। अब आगे आने वाले दिनों में देखने की बात होगी कि कौन राजनीतिक दल कितने नेताओं को अपने साथ लेके चल पाता है, कितने मुख्य धारा से जुड़े मुख्य चेहरों को अपने साथ जोड़ पाता है और आगे अपने विचारधारा और प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा पाता है। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा विधानसभा के भी साथ दिखाई जाएगी। हम हमारे चैनल के द्वारा आपको आने वाले आगे के वीडियोज में लगभग सभी हलकों की ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे, जिसमें हम जनता के बीच जाएंगे, उनके आम मुद्दों को छाड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके आम मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जाए, उनका समाधान खोजा जाए। क्योंकि जो जन समस्याएं हैं उनको दूर करना सरकार की जिम्मेवारी है और लोगों को ऐसे नेता को ही चुनना चाहिए जो उनकी जन समस्याओं को विधानसभा में उठा सके। धन्यवाद।